Yes, students, welcome back in the session of solved question paper of IGU 2019. We were discussing about the previous year questions paper of BSc first year organic chemistry of IGU 2019. So, students, let's do some more questions of this. यस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है डिस्कस द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पास एनेंशियोमर टर्म है वो क्या होती है, एनेंशियोमर्स मेनली क्या है। तो जो ऑप्टिकल आइसो ये जो एनेंशियोमर्स होते हैं ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो क्या होते हैं आपके पास मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, बट सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं, बट वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। तो आप इसको लिख सकते हैं द ऑप्टिकल आइसोमर्स, the optical isomers which are mirror image of each other, which are mirror image of each other, mirror image of each other, and are not superimposable mirror image, सुपर इम्पोजिबल्स, ठीक है, या सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे तो वो क्या होते हैं आपके पास एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स हमने क्या बोले हैं कि वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो मिरर इमेज तो होते हैं एक दूसरे के लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं हो, वो क्या होते हैं आपके पास एनेंशियोमर्स। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए कि सपोज कीजिए कि आपके पास एनेंशियोमर्स के लिए एक कार्बन एटम है, उसके ऊपर क्या लगा है, CH3 लगा है, एक ग्रुप लगा है इसके ऊपर C डबल बॉन्ड OH, अनदर ग्रुप लगा है H एंड एक ग्रुप लगा है OH। ठीक है, यदि मैं इसका आइसोमर देखूं, ठीक है, तो यदि मैं इसका क्या देखती हूँ आपके पास आइसोमर देखूं और आपके पास इसका आइसोमर यदि ये है CH3, नाउ C डबल बॉन्ड OH एंड हियर OH एंड H, तो देखिए दोनों ये जो आपके पास आइसोमर है फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड है, ठीक है, इसका नाम क्या है लैक्टिक एसिड, दिस वन इज लैक्टिक एसिड। तो देखिए जो लैक्टिक एसिड है वो उसमें क्या है आपके पास यहाँ मिरर इमेज बनती है। ठीक है, डेफिनेशन में क्या कहा है, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें होना चाहिए दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो हमने देखा कि जब यहाँ मिरर लगाया गया तो देखिए C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH को रिफ्लेक्ट करता है, H को रिफ्लेक्ट करता है एंड OH को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या है आपके पास मिरर इमेज है। ओके, नाउ दूसरी चीज देखिए क्या ये सुपर इम्पोजिबल है। तो देखिए यदि हम इस फर्स्ट इमेज को, ठीक है, जो फर्स्ट आपके पास जो भी आइसोमर गिवन है, यदि मैं इसको उठाऊं और सेकंड आइसोमर के ऊपर रखूं तो उस केस में C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जो है वो OH के ऊपर आता है, ना कि OH के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इट मीन्स दिस वन इज आइसोमर्स। नाउ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है एनेंशियोमर्स के लिए, आप फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल, दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, they have identical physical properties, ठीक है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेंगी आपके पास, सेम रहेंगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या आ जाता है, लाइक मैं बात करूं उसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, ठीक है, मैं उसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ, ठीक है, या मैं उसकी डेंसिटी की बात करती हूँ, उसकी सोल्युबिलिटी वगैरह की बात करती हूँ। ठीक है, इसका मतलब जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से क्या रहनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, एक दूसरे के जैसी ही होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिकल मतलब आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नाउ ये एक दूसरे से डिफर कैसे होती है, ये सिर्फ एक दूसरे से डिफर होती है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, तो देखिए मतलब यदि एक फॉर्म डी फॉर्म है तो दूसरी फॉर्म क्या होगी, एल फॉर्म होगी। जैसे यदि मैं कहूं कि यदि ये डी फॉर्म है और ये एल फॉर्म है तो दोनों फॉर्म्स क्या है, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म, मतलब इन्होंने सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट को एक ने राइट साइड रोटेट कर दिया, एक ने लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया, सिर्फ यही इनके अंदर डिफरेंस होता है,
बाकी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके पास क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, दे हैव आइडेंटिकल, they have identical chemical properties, they have identical chemical properties, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है आपके पास, सेम रहती है। ठीक है, बट यहां भी एक एक्सेप्शनल केस है, यहां क्या है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ कायरल सॉल्वेंट, कायरल सॉल्वेंट एंड कायरल रिएजेंट। देखिए ये है कि आपके पास जो एनेंशियोमर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है। लेकिन यदि केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी उस केस में डिफरेंट हो जाएगी जहां पर आपके पास क्या आ गया है, कोई कायरल सोलवेंट यदि आपने यूज कर लिया है या कायरल रिएजेंट शो कर, मतलब आपने क्या कर लिया है, कायरल रिएजेंट या कायरल सोलवेंट यूज किया है, तो उस केस में जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो अब फिर क्या नहीं रहेंगी आपके पास, सेम नहीं रहेंगी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज ये है कि दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड को आप क्या बोलते हो, विटामिन सी बोलते हो। ठीक है, यदि मैं एल फॉर्म की बात करती हूँ उसकी, एस्कॉर्बिक एसिड की एल फॉर्म या पॉजिटिव फॉर्म की बात करती हूँ, दैट इज मोर एफिशिएंट, इज मोर एफिशिएंट देन डी फॉर्म ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या हुई, डिफरेंट हुई कि एक ज्यादा एफिशिएंट है, दूसरा कम एफिशिएंट है। नाउ देखिए, यदि आपने इनकी जो डी फॉर्म, ठीक है, जब आप उसकी डी फॉर्म एंड एल फॉर्म को क्या ले लेते हो, इक्वल अमाउंट में ले लेते हो, मतलब आपने डी और एल फॉर्म क्या है, एनेंशियोमर है, एनेंशियोमर्स है, हमने क्या कहा है, डी और एल फॉर्म क्या होते हैं, ये डी फॉर्म है, दिस वन इज द डी फॉर्म और दिस इज द एल फॉर्म, तो ये दोनों क्या है, एनेंशियोमर है ना। तो हमने कहा कि यदि डी और एल फॉर्म को मींस एनेंशियोमर को यदि हम इक्वल अमाउंट में ले लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड फॉर्म होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, प्लस माइनस से। तो ये था आपके पास एनेंशियोमर की प्रॉपर्टी की आइडेंटिकल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, और यदि इक्वल अमाउंट में ले लेते हैं तो उससे आपके पास एक रैसेमिक मिक्सचर बनता है, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट इज अबाउट एनेंशियोमर्स। यस, सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, दिस इज द क्वेश्चन थर्ड एंड पार्ट बी। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है, ड्रा द इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर ऑफ 3 क्लोरो 2 बुटेनॉल। ठीक है, आपके पास क्या है, 3 क्लोरो 2 बुटेनॉल है। सेकंड पोजीशन पर आपके पास क्या है, आप यदि इसकी पहले हम इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज आपके पास ब्यूटेनॉल है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर क्लोरीन है, सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप है, बाकी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। ये आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ किसका, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल का। अब हमें इसकी इरिथ्रो एंड थ्रियो फॉर्म्स लिखनी है। देखिए, इरिथ्रो फॉर्म क्या होती है एंड थ्रियो फॉर्म्स क्या होती है, पहले हमें वो देखना होगा। इरिथ्रो फॉर्म क्या होती है कि यदि जो हायर प्रायोरिटी के जो ग्रुप है वो यदि सेम साइड में हो, हम बोल सकते हैं 2 प्रायोरिटी ग्रुप व्हेन 2, जब भी आपके पास क्या हो, 2 प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड, ऑन सेम साइड, यदि सेम साइड मिले आपको से हायर प्रायोरिटी के ग्रुप, तो वो क्या होगा, इरिथ्रो। एंड व्हेन 2 प्रायोरिटी ग्रुप, व्हेन 2 प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन डिफरेंट साइड, यदि वो डिफरेंट साइड में होंगे तो आपके पास क्या है, 3 आइसोमर्स। तो अब देखिए हमारे पास कंपाउंड गिवन है, वो क्या है, 3 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉल। हमें इसके थ्रियो एंड इरिथ्रो फॉर्म्स की फॉर्मेशंस करनी है।
नाउ देखिए स्टूडेंट्स, आप जब इरिथ्रो की बात करते हैं तो आपने कहा आपको क्या करना है, आपको हायर प्रायोरिटी के जो ग्रुप है उनको सेम साइड रखने हैं। कब? जो कायरल कार्बन है उसके ऊपर। तो अब यहाँ देखिए आपके पास 2 कायरल कार्बन्स हैं। आप इजीली कायरल कार्बन को फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर जो 4 ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट लगे हुए हैं, अलग अलग 4 ग्रुप लगे हैं, तो वो कायरल कार्बन है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ही कायरल कार्बन है जिनको मैंने राउंड किया है रेड कलर से। नाउ अब यहाँ यदि मुझे इरिथ्रो फॉर्म करनी है तो हायर प्रायोरिटी यहाँ पर ग्रुप कौन से हैं, OH एंड Cl। ठीक है, हायर प्रायोरिटी OH एंड Cl है, और जो इनके ऊपर H और H लगे हुए हैं ये लोअर प्रायोरिटी के ग्रुप्स हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या है आपके पास, हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स। ठीक है, और ये जो नीचे है H वो क्या है, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। नाउ अब इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं हम। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर OH एंड जो Cl है उसको हमने कहाँ रखा है, वन साइड रखा। तो आपके पास ये क्या फॉर्म हो गया है, ये आपके पास फॉर्म हुआ है इरिथ्रो। ये क्या फॉर्म है, इरिथ्रो। ओके, नाउ सेकंड हम डिस्कस करते हैं थ्रियो को। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4 कार्बन एटम है। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के ऊपर आपके पास सेम है। नाउ सेकंड और थर्ड कार्बन कायरल कार्बन है, तो इसके ऊपर हम प्रायोरिटी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो प्रायोरिटी हमने क्या किया, हायर प्रायोरिटी OH और Cl को एक दूसरे के ट्रांस रख दिया है। अब यदि ट्रांस रखेंगे तो आपके पास क्या बन जाती है, ये बन जाती है आपके पास थ्रियो। ये क्या बन जाती है आपके पास, थ्रियो फॉर्म्स। तो आप जनरली इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हो कि जो थ्रियो है वो किस जैसा दिखता है, वो ट्रांस जैसा दिखता है, T इज फॉर ट्रांस, थ्रियो ट्रांस। और जो इरिथ्रो है वो किसके जैसा है, सिस जैसा है। तो आप इसको सीधा सा याद रख सकते हो, इरिथ्रो इज इक्वल टू सिस एंड थ्रियो इज इक्वल टू ट्रांस। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट सी है उसके अंदर आपके पास क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, टूटमरिज्म एंड स्पेसिफिक रोटेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो क्या है, उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि आपके पास एक व्हाइट लाइट होती है। ठीक है, एक क्या होती है, व्हाइट लाइट होती है, और दूसरी होती है आपके पास जो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो व्हाइट लाइट जो है मेनली ऑर्डिनरी लाइट होती है, जिसके अंदर जो वेव्स हैं, ठीक है, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट वेवलेंथ होती है। ठीक है, वेव्स की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। लेकिन जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसके अंदर जो वेव्स हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है आपके पास, सेम होती है। ठीक है, नाउ देखिए, जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है उसको हम किसी निकल प्रिज्म से पास करते हैं, तो क्या होगा, आपके पास निकल प्रिज्म से पास होने के बाद जो लाइट होती है उसके अंदर एक ही टाइप की क्या की वाइब्रेशंस आएंगी। वो किसी एक डायरेक्शंस में क्या दिखाती है, आपके पास वाइब्रेशंस दिखाती है, जिसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो हम इसके लिए डेफिनेशंस लिख सकते हैं यहाँ पर कि व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, व्हेन ए, हम इसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए, व्हेन ए बीम ऑफ monochromatic light, when a beam of monochromatic light is allowed to pass, is allowed to pass through, allowed to pass through nickel prism। ठीक है, निकल प्रिज्म, निकल प्रिज्म क्या होता है, जो किसका बना होता है, कैलाइट एंड CaCO3। ठीक है, द इमर्जेंट बीम ऑफ लाइट, द emergent beam of light, the emergent beam of light contains vibrations, contain vibrations in only one directions, in only one directions। मतलब कि जब भी किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को, लाइक मैं इस तरह से उसको डिनोट करूं कि यदि आपके पास ये क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, हमने पहले बात की ऑर्डिनरी लाइट जिसमें वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट है। ठीक है, वेवलेंथ डिफरेंट है, तो ये आपके पास क्या है, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, नाउ यदि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, यदि हमने यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट को सिलेक्ट किया और उसको निकल प्रिज्म से पास किया, ठीक है, ये क्या है आपके पास, निकल प्रिज्म।
या आप इसको बोल सकते हैं पोलराइजर्स, पोलराइजर्स भी बोल सकते हो, या निकोल प्रिज्म। ठीक है, इससे यदि आप इसको पास करते हो तो उस केस में आपको क्या मिलता है, लाइट जो है वो एमर्जेंट होती है ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, वो किसी एक डायरेक्शन में ही क्या होंगी, अलाइन करेंगी, वेदर लेफ्ट और राइट। यदि यहाँ लाइट जो है वो राइट साइड में रोटेट कर जाती है तो उसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो, दैट इज डेक्स्ट्रो, हियर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और यदि वही लाइट राइट साइड में यदि रोटेट करती हुई मिलती है तो उसको हम लेफ्ट साइड में यदि मिलती है आपके पास लाइट, क्या मिल रहा है आपके पास, लेफ्ट साइड में। ठीक है, यदि लेफ्ट साइड में रोटेट करती हुई मिले तो वो होगी आपके पास लिवो रोटेटरी। ठीक है, वो आपको क्या कहलाएगी, लिवो रोटेटरी। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू निकोल प्रिज्म, द एमर्जेंट बीम ऑफ लाइट कंटेन्स वाइब्रेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में होगा, वेदर लेफ्ट और राइट। नाउ नेक्स्ट है आपके पास ट्यूटमरिज्म। नेक्स्ट आपके पास इसी का जो सेकंड पार्ट है दैट इज ट्यूटमरिज्म। कि ट्यूटमरिज्म क्या होता है, ट्यूटमरिज्म। ठीक है, ट्यूटमरिज्म क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, ट्यूटमरिज्म क्या है, प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट वो डिफर होते हैं एक दूसरे से पोजीशंस पे, कि उनके जो एटम्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट मिलती है, एंड ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपके पास मिलते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compounds having same molecular formula, having same क्या क्या है इसके अंदर, molecular formula, same molecular formula, molecular formula आपके पास सेम है, but different in, but डिफरेंस किसमें है, पोजीशन ऑफ एटम्स, पोजीशन ऑफ देयर एटम्स, उनके एटम्स की पोजीशन डिफरेंट मिलती है, एंड दे आर डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दे आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मिलते हैं। तो देखिए ट्यूटमरिज्म के लिए एसेंशियल कंडीशंस 3 हुई कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, एटम्स की पोजीशंस डिफरेंट होनी चाहिए, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि हम एसिटो एसिटिक एस्टर की बात करते हैं, ठीक है, एसिटो एसिटिक एस्टर का फॉर्मूला होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 देन C डबल बॉन्ड O एंड OC2H5। ठीक है, यदि मैं यहाँ H को ओपन करके लिखूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, H here H। ओके, नाउ देखिए यदि हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, तो कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई जो सेकंड कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर ट्यूटमरिज्म शो करेगा। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ओके, ये यहाँ इक्विलिब्रियम का साइन आपने लिखा। नाउ कैसे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, CH3CO एंड देन हियर आपके पास क्या आएगा, एक H आ चुका है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, देन आपके पास CH C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब जो H यहाँ से रिलीज हुआ था वो कौन एक्सेप्ट करेगा, O। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा बिकॉज इसके पास कैसा चार्ज आ जाता है, O नेगेटिव। तो ये आपके पास क्या है, ट्यूटमरिज्म। तो इसके लिए जो आप मेन जो आप इसके लिए आइडेंटिफिकेशंस के लिए जो देख सकते हैं वो क्या है आपके पास, कि यहाँ डबल बॉन्ड भी है और साथ ही साथ जो OH है वो एक दूसरे के क्या मिलेंगे, इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास ट्यूटमरिज्म। नाउ थर्ड पार्ट जो है इसका, जो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, सी पार्ट जो है, उस सी पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, दैट इज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशंस। ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन, बट कैसा है, स्पेसिफिक है। इट मीन्स कुछ ना कुछ चीजें क्या की गई है, स्पेसिफाई की गई है, कि आप कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, फिक्स ले रहे हो। आपके पास जो भी कैपिलरी जो ट्यूब है,
ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो आप ले रहे हैं उसके लिए जो ट्यूब है वो भी क्या है, पोलरिमेट्री ट्यूब क्या है, वो भी फिक्स कर ली गई है। 1 डेसीमीटर जो है वो फिक्स कर ली गई है, टेम्परेचर फिक्स कर लिया गया है। तो वो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन उस टाइम जो दिखाई, दैट इज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। तो इसके लिए आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द एंगल ऑफ रोटेशन it is the angle of rotation. It is the angle of rotation of plane polarized light, of plane polarized light. ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन होता है किसका, प्लेन पोलराइज लाइट का, प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ an optically active compound, optically active compound having concentration, क्योंकि फिक्स कंसंट्रेशन है, having concentration 1 gram, having concentration 1 gram per ml, ठीक है, ठीक है, 1 ग्राम पर ml। नाउ अब हमने इसको कहाँ रखा था, पोलरिमेट्री ट्यूब जो है वो भी फिक्स की थी, प्लेस इन पोलरिमेट्री ट्यूब ऑफ 1 डेसीमीटर, ठीक है, दोनों चीजें फिक्स कर दी गई है, 1 ग्राम पर ml, एंड ट्यूब की जो लेंथ है वो भी क्या है आपके पास, 1 डेसीमीटर लेंथ, at a temperature 20 degree Celsius using sodium light, तो सिंपली आप इसको क्या कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कब आया है, देखिए कब आया है, ये वो एंगल ऑफ रोटेशन है जो किस लाइट से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो कब प्रोड्यूस हुई, जब हमने क्या रखा, कंसंट्रेशंस जो रखी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की वो 1 ग्राम पर ml रखी है, और जो पोलरिमेट्री ट्यूब है उसकी लेंथ क्या रखी, 1 डेसीमीटर, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रखा, जब हमने सोडियम लाइट यूज की, तो वो क्या था आपके पास, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशंस। तो आप इसको जो मैथमेटिकली डिनोट करते हो, अल्फा से डिनोट करते हो, ठीक है, तो ये आपके पास होता है अल्फा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन L इंटू सी, ठीक है, तो अल्फा तो हो गया आपके पास स्पेसिफिक रोटेशंस, ठीक है, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ओके, जो आपके पास T है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, D वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये क्या है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जो भी आप सोडियम लाइट यूज कर रहे थे उसकी वेवलेंथ को, और ये जो अल्फा दूसरी साइड है ये दिखाता है ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशंस, ठीक है। उसके बाद L क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब आपने कितनी ली, जब 1 डेसीमीटर ली, कंसंट्रेशन क्या ली, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो ये आप होगी कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, तो ये क्या होता है आपके पास, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, असाइन द फॉलोइंग R एंड S कॉन्फ़िगरेशंस, R एंड S कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको असाइन करनी है गिवन क्वेश्चन के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम देखेंगे कि R एंड S फॉर्म क्या होती है, ठीक है, आप R एंड S फॉर्म से क्या समझते हो। R का मतलब यहाँ पर क्या था, रिक्टस, R की फुल फॉर्म क्या होती है, रिक्टस, जिसका मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ग्रुप्स, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, एंड S का मतलब होता है सिनिस्टर, ठीक है, S का मतलब क्या होता है, सिनिस्टर, सिनिस्टर्स के अंदर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ग्रुप्स, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ग्रुप्स, जो ग्रुप्स अटैच है कायरल कार्बन के ऊपर उनका क्या होना, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो S, और R होगा जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास कोई कायरल कार्बन है, ठीक है, दिस वन इज ए कायरल कार्बन, और इसके ऊपर क्या है, 4 ग्रुप लगे हुए हैं, क्लोरीन लगा है, एक आयोडीन लगा है, एक आपके पास हाइड्रोजन लगा है, और आपके पास ब्रोमीन लगा हुआ है। अब देखिए
और दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं इसी के साथ हम, कि कार्बन है आपके पास और अभी मैंने जो है पोजीशन चेंज कर दी है, ब्रोमीन को मैंने यहाँ लिखा, नाउ मैंने आयोडीन को यहाँ लिखा और H को यहाँ लिखा। तो आपको जब R और S कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी होती है तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला रूल जो होता है वो होता है कि आपको नंबर देने होते हैं, ठीक है। यू हैव टू गिव द नंबरिंग टू द एटम्स अटैच्ड टू द कायरल कार्बन, ठीक है। नंबर इज टू बी असाइन, आपको क्या करना होता है, नंबर देना होता है। नंबर इज गिवन टू ईच ग्रुप, नंबर इज गिवन टू ईच ग्रुप, आपको हर जो ग्रुप अटैच है उसको नंबर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये नंबर आप किस बिहाफ पे देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो ग्रुप है उसका एटॉमिक नंबर क्या है उसके हिसाब से आप उसको देंगे। नाउ जो अब ये नंबर जो हम दे रहे हैं उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और एटॉमिक नंबर कैसे करेंगे, यदि हाइयर एटॉमिक नंबर है, ठीक है, हाइयर एटॉमिक नंबर है तो उसको क्या मिलेगी, हाइयर प्रायोरिटी, उसको क्या मिलेगी, हाइयर प्रायोरिटी मतलब हाइयर नंबर, हायर नंबर मतलब पहले उसको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो लोअर प्रायोरिटी का जो ग्रुप होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो लोअर प्रायोरिटी सबसे कम नंबर का जो होगा, लोअर प्रायोरिटी का जो होगा, लोअर प्रायोरिटी का होगा, उसे हम कहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, बॉटम में, ठीक है। और उसके बाद हम रोटेशन देखते हैं कि वेदर वो क्लॉकवाइज है या वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे पास एग्जांपल्स गिवन है इसके अंदर कार्बन है, उसके ऊपर ब्रोमीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन्स लगे हैं। यदि आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखो तो सबसे ज्यादा जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है, आयोडीन का, ठीक है। तो यदि आयोडीन का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है तो आपने आयोडीन को दिया नंबर 1, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, सबसे पहले उसी को नंबर देना है, तो फर्स्ट हुआ। उसके बाद आयोडीन के बाद नंबर आता है ब्रोमीन का, एंड देन आता है क्लोरीन का, एंड देन आता है हाइड्रोजन का 1। अब हमें रोटेशन देखनी है। रोटेशन हम जो लोअर प्रायोरिटी का जो ग्रुप हाइड्रोजन है उसको नेग्लेक्ट करके देखेंगे। तो देखिए आप कैसे देख रहे हैं, आप फर्स्ट कैसे गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब आप क्लॉकवाइज रोटेशन से गए हैं। ये क्या है आपके पास, क्लॉकवाइज रोटेशंस। तो आपके पास जो रोटेशन आई है वो क्या है, क्लॉकवाइज। तो आपके पास क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन आपके पास यहाँ पर हो जाएगी आर। नाउ सेकंड एग्जांपल आप देखते हैं। सेकंड जो एग्जांपल है उसमें मैंने बी आर और आई की पोजीशन डिफर कर दी है। अब देखिए आयोडीन इधर है, उसकी नंबरिंग 1 हुई, देन ब्रोमीन की, एंड देन क्लोरीन की, देन हाइड्रोजन की। अब यदि आप यहाँ रोटेशंस देखो, ठीक है, यदि आप यहाँ पर रोटेशंस देखते हैं तो आप कैसे गए, 1 2 एंड देन 3, फोर्थ को आपने नेग्लेक्ट करके चलना है। तो अब यहाँ क्या है, आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एस कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है आपके पास। क्वेश्चन में फर्स्ट जो कंपाउंड गिवन है दैट इज एक डी ग्रुप लगा है कार्बन के ऊपर, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर लगा है, NH2 ग्रुप लगा है, देन CHO ग्रुप लगा है। अब देखिए इसके लिए हमारे पास क्या है, हमने कहा था आपको लोअर प्रायोरिटी का जो ग्रुप है उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है, यहाँ NH2 की जगह रखना था। तो हम क्या करेंगे, हम रोटेशन करेंगे इसके अंदर। रोटेशन यहाँ कैसे पॉसिबल होगा, H को नाइट्रोजन NH2 की जगह और NH2 को H की जगह, सेम D को CHO की जगह एंड CHO को D की जगह। तो आपके पास यहाँ से क्या बन जाता है, यदि यहाँ H लोअर प्रायोरिटी पे नीचे होता तो हम उसके अंदर चेंज नहीं करते, लेकिन वो कहाँ है, ऊपर की साइड है, तो उसको हम चेंज करते हैं। तो चेंज करने के बाद आपके पास क्या बन जाता है, चेंज करने के बाद आपके पास NH2 हायर प्रायोरिटी पे चला जाता है, CHO आपके पास कहाँ आता है, यहाँ आ जाता है, एंड D ग्रुप यहाँ और H यहाँ। अब देखिए आप असाइन करेंगे इसको, क्या नंबर्स असाइन करते हैं। तो नंबर असाइन करने के लिए जब आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद आपके पास क्या है, कार्बन है, देन आपके पास डी ग्रुप जो है, डी मीन्स ड्यूट्रॉन, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर उसका ज्यादा होगा, तो उसके पास 3 एंड देन आपके पास 4, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पे रोटेशंस देखोगे तो आपके पास रोटेशन क्या आई, 1 2 3, ठीक है। तो रोटेशन क्या हो गई है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास जो ग्रुप रहेगा वो क्या दिखाता है आपके पास, वो यहाँ पे दिखाएगा कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, एस। तो फर्स्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन एस। नाउ सेकंड आता है, सेकंड क्या है आपके पास, सेकंड रूल है आपके पास, जो सेकंड कंपाउंड गिवन है दैट इज
आपके पास है C डबल बॉन्ड OH, देन नीचे CH3 है, देन CN है एंड Cl है। ठीक है, आपके पास ये सभी ग्रुप जो है अटैच्ड है। नाउ अब इनको हमें क्या देना है, नंबर देना है। तो देखिए नंबरिंग देते हैं तो सबसे पहले आपके पास नंबर किसको जाता है, क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, सभी के अंदर कार्बन है एंड कार्बन है, तो ये तो सभी सेम हुई। कार्बन क्लोरीन क्या है 17, तो सबसे पहले दिया हमने क्लोरीन को। नाउ इनके अंदर से अब हम आगे देखेंगे, यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड O है, कार्बन के बाद नेक्स्ट एटम को देखे तो ऑक्सीजन है, कार्बन के नेक्स्ट एटम को देखे नाइट्रोजन है, कार्बन से नेक्स्ट एटम को देखे हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन का ज्यादा है एटॉमिक नंबर, तो हमने C डबल बॉन्ड OH को सेकंड प्रायोरिटी दी, देन थर्ड प्रायोरिटी CN को एंड फोर्थ प्रायोरिटी हमने दी CH3 को। अब जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है वो लोवेस्ट नीचे ही है, तो हम इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अंदर यदि आप कोई चेंजेस नहीं करते हैं और आप क्या देखेंगे यहाँ पर जो रोटेशन देखेंगे तो क्या करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, रोटेशन क्या है आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, रोटेशन यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी R। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस असाइन करते हैं R एंड S। ठीक है, तो ये सेकंड जो है वो R कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट जो है S कॉन्फ़िगरेशन। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट बी, ड्रा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ इथीन्स। आपके पास इथीन गिवन है, उसकी न्यूमैन प्रोजेक्शंस जो है आपसे ड्रॉ करने के लिए बोली है। तो देखिए इथीन का जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है CH3, इसका हमें क्या करना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन से पहले हम क्या देखेंगे, सोहार्स प्रोजेक्शंस को। सोहार प्रोजेक्शन के अंदर मेनली हम क्या करते हैं कि जो कार्बन एटम जो होता है वो दूसरे कार्बन एटम को हम एक वर्टिकली लाइन से क्या करते हैं, कनेक्ट होते हुए दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास दो फॉर्म्स होती है। फर्स्ट वन जिसके अंदर आपके पास हम बोले कि कार्बन एटम्स जो है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ठीक है, यदि वो क्या हो आपके पास हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो इक्लिप्स फॉर्म होगी, इक्लिप्स फॉर्म होती है। दूसरी जो फॉर्म होती है आपके पास, यदि हम दोनों कार्बन एटम्स को डायगोनली रिप्रेजेंट करते हैं एंड आपके पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से प्रेजेंट हो कि वो एक दूसरे से क्या रहे, दूर रहे। ठीक है, तो वो फॉर्म क्या बोली जाएगी आपके पास, स्टैगर्ड। यहाँ जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है आपके पास, कम होता है। तो इनके थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, न्यूमैन को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये जो है कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है और ये सेकंड कार्बन एटम है। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, आप रिप्रेजेंट करते हो एक डॉट से। ठीक है, और जो सेकंड कार्बन एटम होता है आपके पास, ठीक है, सेकंड कार्बन एटम को आप रिप्रेजेंट करते हो एक सर्कल। तो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड कार्बन को जो पीछे का कार्बन है, और फर्स्ट कार्बन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास किसको, आगे वाले कार्बन, फर्स्ट कार्बन को। नाउ यदि मैं इक्लिप्स को कॉन्फ़िगरेशंस देखूं तो इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन में इसके ऊपर जो आपके पास हाइड्रोजन एटम्स जो फ्रंट कार्बन के ऊपर होते हैं उनको आप दिखाते हो कि ये क्या है, एक लॉन्ग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन इस तरह से प्रेजेंट है। नाउ इक्लिप्स फॉर्म कब होगी, जब ये दोनों हाइड्रोजन जो है आपके पास, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पास होंगे। तो पास होंगे तो इनके अंदर जो एंगल रहेगा वो क्या होगा, 60 डिग्री से कम रहेगा। तो इस तरह से यदि रिप्रेजेंटेशन आ जाती है तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, दिस इज न्यूमैन के अकॉर्डिंग, और ये क्या है, क्या आपके पास सोहार्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ इसी तरह से आप सेकंड रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो स्टैगर्ड की भी, कि आपके पास जो ये फर्स्ट कार्बन था ये किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे, और जो पीछे का कार्बन है उसको किससे दिखाएंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट किया और आपके पास क्या है, हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोजन्स। बट अब इस केस में जो हाइड्रोजन्स है उनके बीच में डिफरेंस काफी है, दैट इज 60 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या हो गया आपके पास, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, नाउ देखिए जो आपके पास स्टैगर्ड और इक्लिप्स होते हैं इनके अंदर जो आपके पास रोटेशनल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 12 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यदि हम इनका एनर्जी देखें कैसे, पोटेंशियल एनर्जी यदि है आपके पास और रोटेशंस देखते हैं आप, ठीक है, ये आप क्या देखते हैं, रोटेशंस। तो इन दोनों के बीच में जो रोटेशंस होती है कौन सी, एक तो स्टैगर्ड फॉर्म एंड इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से। तो यदि हमारे पास इक्लिप्स को स्टैगर्ड के अंदर कन्वर्ट करना है तो एनर्जी का जो डिफरेंस आता है वो कितना होता है, 12 किलो जूल पर मोल। ठीक है,
तो 12 किलो जूल एनर्जी चाहिए ताकि जो है जो इक्लिप्स फॉर्म है वो स्टैगर्ड के अंदर कन्वर्ट हो सके। मोस्टली जितने भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगी वो उस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहती है जिस फॉर्म में एनर्जी कम होती है। तो स्टैगर्ड के अंदर एनर्जी कम होती है, दैट्स वाई जो मोस्ट ऑफ द टाइम इथेन जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर रहना पसंद करता है। तो ये था आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इथेन। फोर्थ क्वेश्चन का सी पार्ट जो है उसके अंदर है हाउ आर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एक दूसरे से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आप फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। यदि मैं फर्स्ट पूछा है इसने मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, तो एक सिस फॉर्म होती है और दूसरी क्या है आपके पास, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यदि मैं मैलिक एसिड का एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूं तो सपोज कीजिए जो आपके पास ट्रांसफॉर्म है उसकी जो स्ट्रक्चर मैलिक एसिड की फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है, C डबल बॉन्ड OH एंड हियर H, हियर C डबल बॉन्ड OH एंड हियर H। ठीक है, और जो सिस फॉर्म होती है वो उसकी होती है C डबल बॉन्ड OC, हियर C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ H। तो ये इसकी सिस ट्रांसफॉर्म है। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड की हमने सिस और ट्रांसफॉर्म दिखाई। अब देखिए सिस फॉर्म जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से देखिए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास होता है 403 केल्विन। ओके, और यदि जो ट्रांसफॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट आप देखिए तो उसका होता है 560 केल्विन। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट सिस फॉर्म से ज्यादा होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म जो रहेगी उसका मेल्टिंग पॉइंट सिस फॉर्म से ज्यादा रहेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांसफॉर्म होती है वो ज्यादा सिमेट्रिकल है। ट्रांसफॉर्म इज मोर सिमेट्रिकल, ट्रांसफॉर्म इज मोर सिमेट्रिकल, उसमें सिमेट्री ज्यादा है। ठीक है, मोर सिमेट्रिकल this is transform is more symmetrical and fits more closely in the crystal lattice, जिसकी वजह से क्या होगा, अच्छे से फिटिंग हो जाती है उसके अंदर जो आपके पास जो भी एटम्स हैं, fits more closely in the crystal lattice। यदि क्लोजली पैकिंग होगी तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा तो आपके पास क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मोर है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट उस कंपाउंड का क्या मिलेगा, आपके पास ज्यादा मिलेगा। यही रीजन है कि ट्रांस जो है सिमेट्रिकल होने की वजह से उसके जो एटम्स है वो इजीली क्रिस्टल में फिट हो जाते हैं और वहाँ फिटिंग की वजह से, अच्छी पैकिंग होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ट्रांस का ज्यादा होता है। तो ट्रांस का हम फिजिक ये देख सकते हैं कि जिस भी कंपाउंड का सिस और ट्रांस कंपाउंड आपके पास गिवन है तो आप उसमें से क्या देखेंगे, उन दोनों में से जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इट मीन्स वो सिस ट्रांस है, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो सिस है। नाउ सेकंड पार्ट जो है वो बताता है डाइपोल मोमेंट को। ठीक है, तो जनरली देखिए जो आपके पास सिस फॉर्म होती है उसका डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है। कैसे, अगेन हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं 1 डाइक्लोरोइथेन, 1 डाइक्लोरोइथेन का आपके पास ये कंपाउंड गिवन है। तो देखिए 1 डाइक्लोरोइथेन को आप रिप्रेजेंट कीजिए C डबल बॉन्ड C। यदि मैं इसको सिस फॉर्म बनाऊं तो सिस फॉर्म इसकी कुछ इस तरह से बनेगी, सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड्स। ठीक है, यदि आप ट्रांसफॉर्म इसकी फॉर्म करते हैं तो ये आपके पास इसकी ट्रांसफॉर्म बनती है। नाउ देखिए यदि मुझे सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट शो करना है, इसका मतलब कि यहाँ जो ये दोनों क्लोरीन एटम्स हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड जो है यहाँ इस साइड क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, जबकि इस साइड क्या होता है, जितना क्लोरीन इधर खींचता है उतना ही ये क्लोरीन भी इधर पुल कर लेता है। इट मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं डाइपोल मोमेंट मिलेगा आपको, वो कितना मिलता है, म्यू इज इक्वल टू 1.85 डाइपोल। ठीक है, और ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर आपके पास डाइपोल मोमेंट 0 होता है क्योंकि अपोजिट साइड में वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं डाइपोल मोमेंट को देख के कि जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा वो कौन सी फॉर्म होगी आपके पास, वो होगी सिस, और जिसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, ऑलमोस्ट 0 होगा, वो फॉर्म होगी आपके पास ट्रांस। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को मतलब सिस और ट्रांस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।